नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों हाजिर हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें बीपीएससी के हिंदी के क्रिया टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम 60 प्रश्नों को देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना या प्रयोग के दृष्टि से जो है क्रिया के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8। इसमें 8 ऑप्शन नहीं दिया गया है। कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। और काल के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं 3, जिसमें वर्तमान, भूत और भविष्य होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है 8 होना चाहिए, नहीं दिया गया है। आंसर हम यहाँ पर लगा देंगे 2 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वे अविकारी शब्द जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द या फिर क्रिया विशेषण शब्द? आंसर यहाँ लगाएंगे समुच्चय बोधक के साथ। समुच्चय बोधक हो जाएगा राइट आंसर विकल्प सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो वह क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। ये रचना या फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद में आता है। नामबोधक क्रिया, सहायक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, ये काल के आधार पर आता है। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी। चलेंगे अगले प्रश्न पर और फटाफट प्रश्नों को देखेंगे। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अथवा जो है यह अव्यय है। अव्यय जिसको हम लोग अविकारी भी कहते हैं। अव्यय को अविकारी, और विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, जिसमें जो है परिवर्तन हो सकता है। अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय होते हैं। आंसर होगा विकल्प डी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर जो है क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो वो होता है भूतकालिक रूप में। आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पूरे 60 प्रश्नों को देखेंगे, तो वीडियो में आप सभी को पूरे अंत तक बने रहना है। निम्नलिखित में से कौन अविकारी होता है? तो अविकारी होते हैं अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं, इसमें क्रिया भी होती है। अगर यहीं पर क्रिया विशेषण की बात किया जाए तो क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो ये जो है साधित कर्मक धातु कहलाती है। आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर स्पष्ट में थोड़ा सा त्रुटि है, ये वाला स रहेगा स्पष्ट में। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं धातु। क्रिया, क्रिया, ये जो है इसका जो मूल रूप है इसको हम धातु कहेंगे। विकल्प बी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न को। जब तो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच, जब तो नहीं दो होना चाहिए, तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे उत्तरावस्था। विकल्प सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक या फिर नाम बोधक? तो यहाँ पर हम डी की बात करेंगे, नाम बोधक। यह जो है संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो अर्थ के आधार पर इसको 13 भागों में विभक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर इसको 14 भागों में विभक्त किया गया है।
विकल्प बी के साथ आंसर लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो यहाँ पर जो अगर बात करें इस प्रश्न में, जो अव्यय होता है यह विकृत नहीं होता है, यानी यह विकारी नहीं होता है या फिर यह अव्यय नहीं होता है, अव्यय होता है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? तो समुच्चय बोधक को हम कहते हैं अविकारी। आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अर्थात अतएव अथवा आजन्म? तो आजन्म होता है जन्म से, इसलिए आंसर लगाएंगे डी के साथ, अथवा अतएव अर्थात ये समुच्चय बोधक है यहाँ पर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। ऑप्शन हो जाएगा विकल्प ए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निपात। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो उसको हम कहते हैं कर्तवाच्य। जहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी कर्मवाच्य, जहाँ पर भाव की प्रधानता होगी वहाँ पे भाववाच्य। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? अत्यंत, आजकल, कदाचित या फिर बाहर? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आजकल देख रहे हैं, कदाचित देख रहे हैं, अत्यंत देख रहे हैं और बाहर देख रहे हैं, तो इसको जो है विशेषण को इसमें बांटा गया है स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। जो क्रिया विशेषण इसमें होती है उसमें जो अव्यय होते हैं, तो यहाँ पर जो हम राइट आंसर लगाएंगे कदाचित। विकल्प सी आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिया संबंधित 16 रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? ये प्रश्न आपका फिर से पूछा गया है और हमने इसका आंसर आपको बताया था कि रचना की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से 8 होते हैं। यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे इसका आंसर। यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 नहीं होगा, काल के हिसाब से 3 होता है, तो उसका आंसर होना चाहिए 8। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? धातु यानी बोले तो क्रिया, उसके जो भेद होंगे यहाँ पर शब्द निर्माण के हिसाब से आंसर हमारा जाएगा ए के साथ 2। क्रिया कैसा शब्द है? तो क्रिया जो है यह विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा बी। क्रिया विशेषण की बात करें तो वह अविकारी में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यौगिक धातुओं की रचनाओं के कितने प्रकार होते हैं? यौगिक धातुओं की जो रचना है, रचनाओं के जो प्रकार होते हैं वह होते हैं 3। आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बजाइए बीन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? अभी देखिए यहाँ पर वह प्रश्न आ चुका है। प्रयोग की दृष्टि से यहाँ पर आंसर दिया गया है 5। विकल्प के साथ बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? जो संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं वह होते हैं 11। आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह कहलाता है
कर्मवाच आंसर विकल्प बी के साथ लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निरंतरता को वर्तमान काल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर वर्तमान काल के जो भेद होते हैं 5 होते हैं। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण अकर्मक के कितने भेद हैं? आंसर यहाँ पर लगाएंगे 2 के साथ, यानी विकल्प ए हमारा हो जाएगा। इसके 2 भेद हैं। अगला प्रश्न है, अकर्मक के कितने भेद हैं? फिर से वही प्रश्न रिपीट है, आंसर हमारा ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है। यह जो लिखवाता, लिखना से लिखवाना यानी दूसरे से लिखवाया जा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो यहाँ पर जो है शिशु सो रहा है, यह स्वाभाविक है। शिशु का सोना यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जितने भी स्वाभाविक क्रियाएं होती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, घड़ा बूंद बूंद से भरता है, तो ये सभी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ। तो यहाँ पर जो बिना शब्द है यह हो जाएगा संबंध बोधक। आंसर लगाएंगे बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, चला नहीं जाता, यानी धूप में चला नहीं जाता। तो यहाँ पर देखेंगे डी आंसर हमारा हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य? इसमें पूछा गया है कि कौन सा वाच्य का, किस वाच्य का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा संबंध बोधक। राम से पत्र लिखे गए। अगला प्रश्न है, वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल होगा? पहुंचा ही होगा यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? तो जहाँ भी परिमाण का बोध हो वहाँ पर परिमाणवाचक होता है, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो यहाँ पर गागेगी ये भविष्यकाल का जो है पहचान है। आंसर यहाँ पर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? पिता उसे पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ना से पढ़ाना, पढ़ाते हैं, पढ़वाते हैं, करना से कराते हैं, राम नहीं पढ़ता, ये हो जाएगा प्रार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, यह स्वाभाविक है पानी का बरसना, पानी हम और आप नहीं बरसाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा विकल्प ए के साथ। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो खाना खा चुका था यानी ये काम पूरा हो चुका है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मीरा जोर से हंसी, वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा, हंसना यह एक स्वाभाविक क्रिया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? तो देखेंगे यहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया है, आंसर हो जाएगा विकल्प ए के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, हथियाना इस शब्द में कौन सी क्रिया है? तो हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, ये सभी जो उदाहरण हैं आपके अनुकरणात्मक उदाहरण हैं। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है? तो उठना प्रेरणार्थक नहीं होगा,
चमकना भी नहीं होगा, गिरना से गिराना। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है? तो जो चौड़ी शब्द है यह हो जाएगा पूरक। आंसर लगाएंगे डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। वह एक सप्ताह के बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर जो बाद शब्द है यह क्रिया विशेषण है। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प सी। वह धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो ये है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आंसर लगाएंगे सी के साथ। ये भी आप लोग याद रखेंगे, यह रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो पुस्तक किसको पढ़नी है? श्याम को। तो यह जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। विकल्प सी लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, किसे, इधर। आंसर लगाएंगे विकल्प सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भरोसे शब्द में कौन सा रूप है? तो जो भरोसे शब्द है इसमें संबंध बोधक रूप है। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है? वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, होगा, पढ़ेगा। था वाला भूत में जाएगा, गा वाला भविष्य में जाएगा, वर्तमान में जाएगा। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। रहा है, रही है, रहे हैं। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो जो क्रिया है वह होगा जाना। मैं घर जाता हूँ। आंसर लगाएंगे सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक क्रिया की पहचान करें। गिरवाना, गिर पड़ना, स्वीकारना या फिर बात। तो यहाँ पर जो गिर पड़ना है, गिरना और पड़ना, ये दोनों जो है यौगिक क्रिया है। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से मूल धातु शब्दों की पहचान करें। तो जो मूल धातु है आ से आना। आंसर हो जाएगा डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा को पीट दो, यहाँ पर आरंभ बोधक क्रिया है। आंसर हो जाएगा सी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया है? सीता घर में बैठी थी, वह कल आया था, राम मोहन को मारकर भाग गया। तो पहले तो मार रहा है, फिर भाग रहा है। भागना यानी एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया होती है, वहाँ होता है पूर्वकालिक क्रिया, और ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का उदाहरण है? तो भूतकाल में आएगा था, थे, थी, यानी काम पूरा हो चुका होगा। रहा है, ये वर्तमान है, रहा हूँ, जाता हूँ, वर्तमान है। पढ़ेगा, भविष्य है, इसलिए आंसर लगाएंगे बी के साथ। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो फिर से मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।